उसके जी, बाद जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पॉडकास्ट मेरे बड़े ख़ास मेहमान खदीजा के साथ है, जो 2 दफ़ा कैंसर सर्वाइवर हैं और उसके अलावा ये एक अपनी एक एनजीओ भी चला रही हैं लोगों की मदद के लिए। तो इनसे पूछेंगे इनका जो सर्वाइवल का टाइम है वो कैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन भी होगा, ताकि उनको भी हौसला अफ़ज़ाई मिल सके। और जो अपना ये एनजीओ का काम कर रही हैं उसके बारे में पूछेंगे, और बहुत सारे सिम्पटम्स के बारे में और इनसे और भी तफ़सीलात के बारे में बारी-बारी पूछेंगे। तो सबसे पहले तो खदीजा, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं कि आपका सर्वाइवल कैंसर सर्वाइवल का कब स्टार्ट हुआ, और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को। पहले तो बहुत शुक्रिया हारिस बेटा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मेरी जो हिस्ट्री है उसको मैं पेश कर सकूँ और शायद किसी एक को भी का भी भला हो जाए तो वर्थ वर्थ डूइंग बिल्कुल है। बिल्कुल। और सबसे पहले जो कोई भी सुन रहे हैं उनको मेरा बहुत-बहुत सलाम। और जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक है, मैं 2005 में यूके में रिलोकेट हुई थी ड्यू टू दिस कैंसर का था मसला कि लग रहा था कि रिकवर होगा और हमारे पास मौका था और वो फैसिलिटी थी कि हम यहाँ आके अपना इलाज करा सकें या सेकंड ओपिनियन ले सकें। यहाँ पर आकर मैंने फिर बहुत सारे कोर्सेज़ किए, पेनी ब्राउन के किए, मैकमिलन कैंसर सपोर्ट के कोर्सेज़ किए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की दुआओं और मेरे शौहर की सपोर्ट के साथ मेरा फ़ौरन ही मुझे जॉब भी बहुत अच्छा मिल गया और मैं कम्युनिटी वर्क में इन्वॉल्व हो गई। अब बात आती है जिस मकसद के लिए आज मुझे यहाँ बुलाया गया है, वो ये है कि मैं अपनी हिस्ट्री शेयर करूँ कि कैंसर कहाँ से शुरू हुआ और कैसे हुआ। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी कह लूँ या अल्लाह का करम कह लूँ, जो भी है ये, मुझे दोनों जगह मतलब एक दफ़ा मैंने इलाज करवाया पाकिस्तान में और एक दफ़ा इलाज करवाया मैंने इंग्लैंड में। तो इन दोनों जगह में ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे वसाइल, हमारे मुल्क के वसाइल, हमारे मुल्क जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ इंग्लैंड में तो आप सबको पता है कि ये एक वेलफेयर स्टेट है जहाँ सिटीज़न्स की बहुत केयर की जाती है। तो इसमें बहुत फ़र्क था। तो 2003 में डायग्नोज़ ऐसे हुआ कि मैं नहाने गई तो मुझे गुठली महसूस हुई। मैं वो इलाज की बात बाद में जब हम इलाज पे पहुँचेंगे तो जी ज़ाहिर-सी बात है मैं दोनों के डिफरेंसेस के बारे में भी आपको बताऊँगी। जी। लेकिन जब 2003 में एक दिन जब मैं नहाने के लिए गई तो मेरे ब्रेस्ट में मुझे कुछ चेंजेस महसूस हुए और फ़ौरन मैंने इसको इग्नोर नहीं किया। ये बताने का मकसद ये है कि मेरे जो भी बहन, भाई, बेटियाँ, बच्चे, अ, अंकल, आंटीज़ जो भी इस वक़्त ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनसे मेरी सबसे पहली गुज़ारिश ये है कि अपने बॉडी के किसी भी हिस्से में कोई भी चेंजेज़ आपको महसूस होती हैं, प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें, उसको फ़ौरन ध्यान दें, डॉक्टर को दिखाएँ। मैं समझ सकती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में किसी-किसी के हालात ऐसे हैं कि 100-200 रुपए डॉक्टर को देने के लिए भी नहीं होते हैं। ऐसे लेकिन इन 100-200 रुपयों के बचाने के चक्कर में अगर खुदा ना ख़ास्ता कुछ ऐसा निकल आया, तो वो लाखों की कहानियाँ हो हम्म। जाती हैं। लोग कहते हैं समटाइम्स मुझे वो बड़ा अजीब लगता है कि हो, मुझे ज़रा-सा था, मैं तो गई 200-500 रुपए खर्च करने, निकला कुछ नहीं। हाँ अब बिल्कुल। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे ज़िंदगी में कभी समझ नहीं आया कि हमें कहाँ शुक्र अदा करना चाहिए और कहाँ फ़िक्र ठीक ज़ाहिर है। करनी चाहिए। जैसे कभी-कभी हम उसमें बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं। ऐसे ही। तो ये एक सबसे पहली चीज़ है जो मेरा मोटो है, जो मैं यही कहती हूँ कि मेरी चैरिटी के 2 ही मोटो हैं। एक तो ये है कि अर्ली डायग्नोस सेव्स लाइफ, बिल्कुल। कि अगर जल्दी पता चल जाता है तो स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में, प्रोस्टेट कैंसर में हम्म। और मेरा ख़्याल है कोई और स्किन वग़ैरह का होता है, तो जल्दी पता चल जाता है तो जल्दी इलाज हो जाता है, वो फैलता नहीं है। तो सबसे पहला हमारा ये है कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अर्ली डायग्नोस सेव्स लाइव्स के लिए आप सिर्फ़ इतना करें कि अपनी बॉडी पे विजिलेंट रहें, ध्यान दें उसको और कोई भी चेंजेज़ हो तो उस पे ध्यान दें। बिल्कुल। तो लकीली मैं जो कहती हूँ, वो कहने से पहले मैं हमेशा ये है कि प्रीचिंग विदाउट प्रैक्टिस कि तबलीग करना इस अमल करने किए बगैर बेकार है। बेकार है तो बिल्कुल। मैं इतना सब कुछ गुज़रने के बाद तो ख़ैर मैं करती हूँ, हमेशा से मेरी आदत रही है कि ज़रा-सा भी कुछ होता है तो मैं खुली आँखें रखती हूँ जिस्म हम्म। के साथ और बॉडी के साथ, क्योंकि हमारा जिस्म, हमारी बॉडी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है बेशक और बेशक। जिसकी हम उस वक़्त तक कदर नहीं करते जब तक हमारा कोई लॉस ना हो जाए। बेशक। एक उँगली कितनी इम्पोर्टेंट है, ये उनसे जाके पूछें जिनकी एक उँगली नहीं है, वो कोई चीज़ उठाने जाते हैं तो उनको तकलीफ़ कितनी होती है। मुश्किल होती है बेशक। बहरहाल हम यहाँ कोई मज़हबी वो करने नहीं बैठे, लेकिन साथ-साथ क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे लिए बहुत सबसे बड़ी बात है कि हमारे मज़हब ने हमको कई ऐसी सपोर्टिव थॉट्स और सपोर्टिव एथिक्स दिए हैं, जिससे हम
मोर क्या कहना चाहिए, पॉज़िटिव रहते हैं और बेशक, सब कुछ करने के बाद भी हमें ये पक्का यकीन होता है कि अल्लाह की मर्ज़ी है तो हम रिलैक्स हो जाते बेशक, हैं। बेशक। एनीवे तो 2005 में मुझे दिखा और फिर मैं डॉक्टर के पास गई और वहाँ से कहानी शुरू हुई और फ़ौरन मेरा मतलब एडमिट किया मुझे और ट्रीटमेंट शुरू कर दी इन्होंने। अब ट्रीटमेंट में ये था कि मैं यही कहूँगी कि जब हम मेडिकल की बात करते हैं, तो पाकिस्तान इज़ सेकंड टू नन, कि दुनिया भर के कितने भी बड़े-बड़े ममालिक हों, कितने भी बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हों, जी, पाकिस्तान में जो मेरा इलाज हुआ ना और मेरा यहाँ इंग्लैंड में इलाज हुआ, तो मुझे उसमें कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। चलिए। एक छोटी-सी गलती हो गई थी जी, रेडियोथेरेपी में, लेकिन उसका ये था कि भई ज़िंदगी है, इंसान से भूल होती है, तो मेरा बेशक। पूरा एक साइड जल गया था और 1 महीना मुझे बगैर कपड़ों के बैठना पड़ा था। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस वक़्त भी मैंने यही सोचा कि डॉक्टर जावेद मलिक, डॉक्टर रुफ़ीना सुमरो, जी। इन्होंने इतने मोहब्बत से कह लें, इतनी एम्पैथी शो करके, इतने खुलूस के साथ मेरा इलाज किया था कि ये बिल्कुल। छोटी-सी तकलीफ़ जो कि बहुत बड़ी लग रही थी उस वक़्त, जी। मुझे कुछ भी नहीं लगी। हाँ, हाँ। और मैं ख़ास तौर से यहाँ पे डॉक्टर रुफ़ीना सुमरो का कंसर्न कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत बेहतर से बेहतरीन तरीके से मेरा ही नहीं, मेरे साथ जो भी ख़वातीन आती थी, जिनसे वो जिस तरह से बातें करती थी, आदमी आधा जी उठता था। बेशक। और डॉक्टर जावेद मलिक का तो मैं कहूँगी कि ही इज़ अ बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे हिसाब से, क्योंकि वो सिर्फ़ डॉक्टर नहीं है, वो इंसानियत के क्या कहना चाहिए, अलमबरदार जिसको कहते हैं ना, कि मैं उनकी ना कोई बहन थी, ना बेटी थी, ना माँ थी, कुछ भी नहीं थी, लेकिन मेरी तबीयत में ज़रा-सी ऊँच-नीच होती थी, उनकी शक्ल से मुझे पता चल जाता था। वो मुझे बताते नहीं थे, पीछे से मेरे शौहर को बताते, बट आई कैन गेस कि कुछ है। तो परेशान हो ऐसे जाते हैं। डॉक्टर पाकिस्तान हैं। बिल्कुल। जी, जी बेटा। अच्छा, अब मैं ये पूछना मतलब आपको 2005 में तो आपने खुद डायग्नोज़ किया, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मतलब जिस्म के अंदर कोई सिम्पटम्स हमको शो हों कि एक इंसान को ज़्यादा आसानी से पता चल सके? हाँ, इसके सिम्पटम्स का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक-पना थकावट महसूस हो रही है और या कभी किसी को ज़्यादा नींद आती है या नींद बिल्कुल ही नहीं आती है, जिस्म के किसी हिस्से में कोई कलर चेंजेज़ होते हैं, जैसे मुँह के अंदर सफ़ेद किस्म के छाले हैं, जिस्म के किसी हिस्से में कोई गुठली है, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप चलने-फिरने में आपको तकलीफ़ हो रही है, टाँगें एकदम रुकने लगी हैं और आपको वीकनेस ज़्यादा फ़ील हो रही है, वज़न एकदम से गिर रहा है, तो इस तरह की अलामात को लेके बैठना भी सही नहीं हुँ, है। हुँ। और इसमें भी वही बात है कि ये अलामत ज़रूरी नहीं है कि ये अलामत का मतलब ये है कि आपको कैंसर ही हो गया है। बिल्कुल। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लोग ये मेरे जैसा या कोई और आके इस तरह की बात करता है, तो और मैं खुद भी आप खुद भी देखें कि आप इंटरनेट पे जाते हैं, 4 चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं, लगता है सारी बीमारी आपको ही हाँ हुई जी, हुई बेशक हैं। ऐसे ही है। ये ऐसा कभी-कभी हो जाता हाँ है। जी, बिल्कुल। तो ऐसी कोई भी सिम्पटम्स हैं जो 15 दिन से ज़्यादा आपके साथ रहती हैं ना, जी, तो बेहतर ये है कि आप अपना चेकअप करा लें। ठीक है। क्योंकि ये जो है ना कैंसर को वो कहते हैं ना हिडन डेविल है, वो हुँ, सामने जल्दी करके नहीं आता हुँ, है। हुँ, 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 वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर पनप रहा होता है। लेकिन हुँ, इसके बचने के लिए भी यही है कि आप अपने इम्यून सिस्टम जो हमारा मदाफ़ियती मदाफ़ियत होती है उसको मज़बूत रखें हुँ, हुँ, और उसको मज़बूत रखने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी है। आप अपने खाने-पीने का ध्यान रखें, हुँ, सोने-जागने का टाइमिंग्स रखें। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली सुबह लेट उठना, रात को देर से डिनर करना, रात बिल्कुल। को लेट सोना, ये सारे जो है ना वो हमारी बॉडीज़ को जो है ना वो मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसर के सेल होते हैं ना उसकी खुराक है। हुँ, 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 ख़ास तौर से ये जो टेक अवेज़ हैं और हाइली फैट फूड्स हैं, हुँ, हुँ, ये हुँ, सबसे बड़ी जो है और शुगर स्पेशली। हुँ, शुगर तो वो है जैसे आप कहें ना कि किसी मरे हुए आदमी को आप पानी देना शुरू करें तो मरे हुए दरख़्त को आप पानी देना शुरू करें तो वो फट से झाड़ बन जाता हुँ, है। हुँ, शुगर जो है ना वो कैंसर सेल्स के लिए इतनी ही ताकतवर है कि आपकी बॉडी में जाते के साथ ही वो उसको पावरफुल करती है। और अच्छा। फिर जो सारी ज़िंदगी आपकी बॉडी में जंग चल रही होती है हुँ, कैंसर हुँ, सेल्स की और मदाफ़ियती सेल्स की, वो मदाफ़ियत हार जाती है और कैंसर जीत जी, जाता है। ज़रूर, ठीक है। तो अभी जब आपने डायग्नोज़ किया तो उसके बाद फिर कैसे सब स्टार्ट हुआ? अभी डायग्नोसिस के बाद सेकंड स्टेज ये होता है कि ज़ाहिर-सी बात है आपके जो कंसल्टेंट होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि आपके जो ब्रेस्ट में जो मेरा तो ब्रेस्ट कैंसर था, जी। तो मेरे ब्रेस्ट में जो ट्यूमर है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी साइज़ क्या है और वो कितना पुराना है और उसमें क्या आ रहा है, हुँ, उस पे ये डिपेंड करता है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है ना वो मोस्टली कॉमनली जो है ना वो 3 ही चीज़ें होती हैं। हुँ, सर्जरी होती है
रेडिएशन होती है और केमोथेरेपी होती है। लोग ठीक ज़्यादातर केमोथेरेपी से घबराते हैं। ठीक है। लेकिन पहले मैं ये बता दूँ कि ये तीनों ट्रीटमेंट्स जो हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही तरीके से सबके साथ हो। किसी का ट्यूमर बड़ा होता है तो उसको पहले ईदर रेडिएशन से सुकेड़ते हैं हुँ, और या केमोथेरेपी करके रोकते हैं और फिर सर्जरी करते हैं। और अगर ऐसा होता है कि आपकी सर्जरी की जा सकती है तो पहले वो सर्जरी कर देते हैं, इसके बाद बाकी की ट्रीटमेंट करते हैं। अब ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा जो लोग घबराते हैं और ख़ास तौर से ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन की ज़िंदगी में बालों की जो अहमियत है, वो शुरू से ही जब से दुनिया बनी है तब से ले लें और अब तक बालों की बहुत ज़्यादा औरतों की ज़िंदगी में अहमियत होती है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी से बढ़ के ना बाल है, ना हाथ है, ना पाँव है, ना आँख बिल्कुल। है, ना कान है, ना कुछ भी नहीं है। जी, आपने सिर्फ़ ये सोचना है कि अगर खुदा न ख़ास्ता हुआ है, तो ये 1 साल की ट्रीटमेंट होती है मैक्सिमम, अगर आप पॉज़िटिवली इसको लें, हिम्मत से चलें। और अगर खाली ब्रेस्ट कैंसर है या प्रोस्टेट कैंसर है, दे आर वेरी, वेरी मासूम कैंसर जिसको हम कहते हैं। ठीक है। हालाँकि कभी-कभी ये मासूम कैंसर अगर सही वक़्त पे ना पकड़ा जाए, हुँ, तो जिस्म में फैल जाता है, हुँ, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है। तो इसके लिए यही है कि आप जो हैं वो केमोथेरेपी को इस तरह से लें। मैं आपको अपनी बताती हूँ कि केमोथेरेपी से पहले जो मेरे बाल थे और अब जो आप मेरे बाल देख रहे हैं, तो आपके जिस्म में जहाँ वो जो बॉम्ब किस्म की दवाइयाँ इम्पैक्ट करती हैं, वो सारे सेल्स को मार देती हैं। तो सारे जितने और भी सेल्स जो होते हैं, जो वीक होते हैं, वो उस वक़्त ख़त्म हो जाते हैं और फिर नए सेल्स जन्म लेते हुँ, हैं। हुँ। और जब नए सेल्स जन्म लेते हैं, तो वो कहते हैं ना, वो अंग्रेज़ लोग कहते हैं ना, "यू आर लुकिंग लाइक अ न्यू यू।" हुँ, तो हुँ। आप बिल्कुल अपने नए नहीं। नई पर्सनैलिटी के साथ बाहर आते हैं। हाँ, हाँ। और मेरा तो ये है कि मैंने तो एक फ़ाइल बना के रखी है जिसमें मैंने तस्वीरें 3 रखी हैं। एक वो जो मुझे कैंसर से पहले मैं दिखती थी, अच्छा, एक वो जो कैंसर के दौरान मेरी हालत हो गई थी और एक ये जो मैं अब हूँ। आप भी। तो उन 3 तस्वीरों को देख के अक्सर पेशेंट्स जो है ना, वो हौसला पकड़ते हैं और कहते हैं कि जब खदीजा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? और बेशक, मैं सबको ये कहती हूँ कि दुनिया में अगर कोई भी काम एक बच्चा, एक इंसान कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं कर बेशक सकता? सब कर अल्लाह सकते ने हम सबको एक सा बनाया है, हैं। बिल्कुल। किसी को कम हौसला है, किसी को ज़्यादा है। हाँ जी। लेकिन इसमें दूसरी बात मैं ये कहूँगी बेटा, कि फैमिली जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपकी फैमिली का सपोर्ट, जैसे मेरे केस में मेरे हुँ, ससुराल वाले, मेरे मायके वाले, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। आपकी फैमिली में अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज़, प्लीज़ उसको फुल्ली और मोरली सपोर्ट करें। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि चूँकि हमारे माशरे में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा तकलीफ़देह इसलिए भी हो जाता है कि जब मुझे हुआ था कैंसर और मैं जाती थी, तो कई औरतें बेचारी ऐसी होती थी जिनके शौहरों ने इनको छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस। हुँ, 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 तो हुँ। मेरे भाइयों से, मेरे बेटों से, मेरे अंकल जो भी अगर देख रहे हैं, उनसे गुज़ारिश है कि ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती अनलेस कि आप मर जाओ। बेशक, बाकी कोई भी चीज़ जो है ना, वो मोहब्बत से, रिश्तों से और ज़िंदगी से बढ़कर नहीं बेशक, है। तो इसको आप ऐसे एक्सेप्ट करें कि ये अल्लाह की रज़ा थी, तो बेशक। यू विल बी फाइन। बेशक अल्लाह की रज़ा या अल्लाह की इजाज़त के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे वो बीमारी हो या कोई मुश्किल हो। तो लोग पता नहीं या दीन से दूर हैं या क्या मसला है, पर हौसला छोड़ देते हैं। लेकिन मुसलमान के लिए तो ये बहुत आसान चीज़ है कि वो सजदे में जाता है और वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है, अपनी टेंशन, अल्लाह भी साथ देता है। तो ये तो आज़माइश है और आनी है, ज़िंदगी में हमारे लिए आज़माइश ही है, ये आनी आनी है। और मेरी ज़िंदगी का मैं आपको बताऊँ, ये बड़ा ऐसा है जो मैं बहुत रेयरली शेयर करती हूँ किसी से, कि सजदे में जाने के लिए, नवाफ़िल पढ़ने के लिए भी आपको उठना है, वज़ू करना है, सजदे में जाना है। बेशक, लेकिन कभी रात में आपकी आँख खुलती है और आप तकलीफ़ में हो, उस मालिक से बगैर वज़ू भी बात करके तो देखो, वो ना लौटा दे आपको, तो ये मैं कहती हूँ कि हो ही नहीं सकता। बेशक। अल्लाह तो 70 वो माओं से ज़्यादा भी नहीं प्यार होता। करता है, वो हर किसी को देता है, वो नहीं चाहता कि उसका कोई बंदा बीमारी में जाए या दोज़ख में जाए। अल्लाह तो बहुत बहुत रहम करने वाला है। और समटाइम्स हमें लगता है, जैसे आपने वो एक किस्सा सुना होगा, बहुत मशहूर किस्सा है तारीख़ का, कि एक बंदा होता है, वो इस जहाज़ में सफ़र कर रहे होते हैं, जहाज़ में बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता है, तो लोग कहते हैं सबका, जिसका सामान ज़्यादा है उसको उतार के फेंक दो। हुँ, वो कहता है कि सबका थोड़ा-थोड़ा निकाल दो, मुझे नहीं, वो उसको निकाल के फेंक देते हैं। हुँ, फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो किसी जज़ीरे पे होता है, वहाँ लकड़ियाँ-वकड़ियाँ जोड़ के वो झोंपड़ी-वोपड़ी बनाता है, व्हाट्सोएवर उसकी अपनी लाइफ़ शुरू करता है और अल्लाह से दुआ करता रहता है कि कभी तो कुछ मेरा होगा। हुँ, उसमें उस झोंपड़ी में आग लग जाती है। तो वो भी चिल्लाता है कि ए अल्लाह, तू चाहता क्या है मुझसे? मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई लोहे का नहीं हूँ, मैं कोई स्टील का नहीं हूँ, मैं थक गया हूँ, एक झोंपड़ी थी वो भी तूने मुझसे ले ली। और रो-रो के वो सो जाता है। आँख खुलती है, कश्ती आती है, उसको लेके जाती है, तो वो बोलता है, कैसे? कहने लगा, जब आग लगी, रोशनी हुई, हमें पता था कि ये बियाबान जज़ीरा है, हमें लगा कि कोई मुश्किल में है, वहाँ आग लगी है।
तो हम यहाँ आए, हम तुम्हें लेके गए और तुम्हें ये भी बता दें कि जिस किश्ती से तुम गिरे थे ना, वो किश्ती तबाह हो गई थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस वक़्त उसको ये लग रहा था कि यार मैं ही साला रह गया हूँ कि मेरे ऊपर ही मुसीबतें क्यों आ रही हैं? अल्लाह मियाँ मेरा ऐसा क्या कसूर है? मेरी ऐसी क्या खता है? मैं तो लोगों की इतनी मदद करता हूँ, मैं तो हाँ, लोगों को इतना वो चैरिटी देता हूँ, मेरे साथ क्यों? लेकिन उसे नहीं पता था कि उन सैकड़ों लोगों से ज़्यादा अल्लाह ने उसको प्यार किया था, उसको बचाया था, बेशक। लेकिन वो बात हमें देर से समझ आती है और अल्लाह मेरे साथ भी होता है। हम हिकमत, सब अल्लाह एक की हैं। हिकमत बहुत देर से इंसान को समझ आती है, फ़ौरन और वो इंसान नहीं हम समझ। सबके साथ होता है। हम बेशक, इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं, इसके लिए बिल्कुल। अपने आप को कभी भी पेनलाइज़ ना करें। अपने आप को ये ना बोलें कि हाय मैं तो बुरा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। अल्लाह बोल मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है कि मैं अल्लाह की बंदी और उम्मत मोहम्मदी हूँ। तो बेशक, मैं अपने आप को गुरूर ना करूँ, लेकिन एट लीस्ट मैं अपने आप को बुरा भी तो ना समझूँ ना, बेशक। क्योंकि अगर मैं अपने आप को बुरा समझती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी उम्मत मोहम्मदी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही हुँ, हूँ। हुँ, हुँ। आपकी थॉट्स आपके हाथ में हैं, आपके कंट्रोल में। एक चीज़ होती है मुराकबा। अब मैंने जैसे आपको बताया कि फिर हम 2005 में हमें वापस लगा कि कैंसर होने वाला है, जी, लगता है कि होगा, तो हम यहाँ इंग्लैंड में आए। तो यहाँ मैंने पेनी ब्राउन जॉइन किया था, तो वहाँ हम करते थे माइंडफुलनेस, जिसको हम उर्दू में मुराकबा कहते हैं। ठीक है। मुराकबा वो चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पीस देता है, सुकून देता है। हुँ, हुँ, हुँ। मुराकबे में ये होता है कि माइंडफुलनेस में मतलब एक होता है इमेजरी होता है, एक होता है रिलैक्सेशन होता है, एक होता है और ज़्यादा दूर जाके सोचना। हम वैसे कहते हैं कि आज में रहो, अभी में रहो, लेकिन आज और अभी अगर आपका तकलीफ़देह है, तो इमेजरी को यूज़ करके, मुराकबे को यूज़ करके आप बैठे हुए हैं, घबरा रहे हैं, आपके टेस्ट रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, आँखें बंद करके हमारे लिए तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम तो मुसल्ले पे जाके अल्लाह से भी बात कर सकते हैं, लेकिन इन बेशक। गोरों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि अगर इनके साथ माइंडफुलनेस की जाए, तो वो ये जब बैठे हुए होते हैं किसी जगह पे, तो अपने आप को किसी और जगह पे ले जाके वहाँ ऐसे ही महसूस करते हैं कि वो इस वक़्त उसी वही ज़िंदगी हुँ, जी हुँ, रहे हैं। और स्पेशली मेरे जैसे लोग जो गरीबुल वतन हो जाते हैं। हुँ। एक तो ये होता है कि लोग खुशी से होते हैं गरीबुल हाँ वतन। जी, एक हमारे जैसे होते हैं जो मजबूरी में होते हैं कि अभी इलाज करवाना है, यहाँ फ्री इलाज है, वहाँ हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मेरे लिए ये मराकबा या माइंडफुलनेस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मैं मुझे जब भी याद आती है उन पुराने दिनों की, जब कभी हम सी-वीव पे होते थे, हुँ, हुँ। भाई-बहन छोटे होते थे, बड़े होते थे, हॉक्स बे हो जाते थे, दोस्तों के साथ घूमते थे। आँखें बंद करके पड़े हुए हो और आपने मुराकबा किया, आप वहाँ पहुँच गए। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो मैं करती हूँ, मैंने इसका कोर्स भी किया हुआ है। सही है। तो अगर यहाँ भी किसी को भी मैं अभी हारिस को अपना एक नंबर दूँगी जो मैंने ओपन रखा हुआ है, उन तमाम लोगों के लिए जिनको सिर्फ़ सुनने के लिए किसी काम की ज़रूरत हो, हुँ, हुँ, हुँ। मशवरे की ज़रूरत हो, हौसला अफ़ज़ाई की ज़रूरत हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, आप मुझे एक मैसेज कर दें, मैं जॉब भी करती हूँ। मैं अपनी सहूलत से जहाँ तक मुझसे हो सकता है, लोगों के साथ बात करती हूँ और ये सारी सर्विस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ। असल में यही सबसे बड़ा सपोर्ट है इंसान का ज़िंदगी में, किसी से बात करके उसको हौसला मिल जाता है। और हमारे जी, माशरे में कोई किसी को हौसला नहीं देता, वो उसका हौसला तोड़ता टाइम है। नहीं, लोगों के पास टाइम नहीं है। बेटा हमने अपनी ज़िंदगियों के खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं कि हुँ, हमारे पास लोगों के लिए टाइम नहीं है। और बात वही है कि आपको हमारा मज़हब कहता है ना एतदाल में और लिमिट्स में रहना है। हुँ, हुँ, हुँ। और ये तो है ना उसकी कोई हद नहीं है। अगर मेरे पास 1 बंगला है तो मुझे 2 चाहिए, 2 हैं तो 3 चाहिए, गाड़ी है तो मुझे बड़ी चाहिए, टोयोटा चाहिए, मर्सिडीज़ चाहिए, इससे बड़ी चाहिए, उससे बड़ी चाहिए। आपने देखना है कि आपकी कैपेसिटी, आपकी नॉलेज हुँ, हुँ। और आपकी जो हैसियत है, उसके हिसाब से क्या आप अफ़ोर्ड कर सकते हो। उसी मीन्स में रह के अगर आप ज़िंदगी गुज़ारेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि आप परेशान हों। हाँ, ऐसी बीमारियाँ वग़ैरह आती हैं तो ज ज नेचुरल सी बात है। अल्लाह मियाँ भी कहते हैं कि मैंने तुमको इंसान बनाया है तमाम जज़्बों के साथ, बेशक, तमाम इमोशंस के साथ। तो वो हम थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाते हैं, कभी-कभी अल्लाह से शिकवा भी कर लेते हैं, वो अल्लाह जानता है हमें। बेशक, हम बेशक। अपनी कोई स चीज़ एक सालन भी बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हमसे कहाँ भूल हुई है। और कहाँ हमने अच्छा किया है। तो अल्लाह को मैं भूल तो अल्लाह से हो ही नहीं सकती, लेकिन अल्लाह ने हर इंसान को अलग-अलग तरीके से बनाया है ताकि एक क्वालिटी किसी में है, दूसरी क्वालिटी किसी में है, तो एक की क्वालिटी दूसरे के काम आ सके। बेशक, बेशक। तो ये चीज़ें हैं कि अल्लाह जानता है कि मेरा ये बंदा कैसा है, वो पूरी तरह जानता है क्योंकि उसने हमें बनाया है, उससे ज़्यादा तो कोई जान ही नहीं हुँ, सकता हुँ, है। हुँ। मैं बेशक, यहाँ बैठ के बातें कर रही हूँ, अच्छी बातें कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह को पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं है। होता बेशक। है, मैंने देखा है कि हम भी कभी होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, थोड़ी देर के बाद हमारा भी दिमाग ये होने लगता है, तो हम अल्लाह से फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करते हैं कि अल्लाह मियाँ हमें क्या हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है ना ज़िंदगी की मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर या नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी में है ना मज़हब के बगैर है ना वो कौम मज़हब से है, मज़हब नहीं तो तुम भी नहीं, अल्लामा बेशक, इक़बाल ने कहा था ना। तो जज़्बे बाहम जो नहीं तो महफ़िल अंजुम भी नहीं, कि सितारे भी बिखर जाएँगे अगर हम एक-दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो। बेशक, बेशक। तो कहीं भी मेरी हस्ती किसी के भी काम आती है, मैं नंबर आपको बेटा दूँगी जी, हारिस, तो जब आप ये लगाओ तो उसमें आप नीचे एक स्ट्रिप में डाल देना वो जी, नंबर, एनीबॉडी कैन कॉन्टैक्ट मी इंशाल्लाह। एनी टाइम। बेशक।
तो अभी फिर जब मतलब अब आगे पूछता हूँ आपसे कि जब आपका सेकंड टाइम डायग्नोज हुआ तो वो फिर सारा इलाज आपका इंग्लैंड में हुआ और उसका जी, यहाँ जी। पाकिस्तान से यहाँ पे कितना मुख्तलिफ था और मतलब ऐसे क्यों हो जाता है कि मतलब अगर आपका एक दफ़ा पूरा इलाज हो गया है तो दोबारा फिर वो स्टार्ट हो गया? इसका ये है कि जब मेरा फर्स्ट टाइम इलाज हुआ और जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेरी तो पूरी स्किन बर्न कर दी थी, सब कुछ कर दिया था, तो डॉक्टर जावेद मलिक ने हँसते हुए कहा था कि खदीजा, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि ये जो कैंसर था ना, उसको तो हमने कंप्लीटली डैमेज कर दिया हुँ, है। हुँ, अब ये जो है ना, वो सेकेंडरी होके तो नहीं आएगा, लेकिन ज़िंदगी में है ना, इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है, तो अगर आएगा भी ना, तो वो नया कैंसर होगा, हुँ, हुँ, किसी वजह से भी। तो वही हुआ फिर जब मैं यहाँ 2005 में आई, मैं अंडर ऑब्ज़र्वेशन रही, तो 2009 में फिर वही ब्लास्ट हुआ कि भई आपको तो वापस दूसरे ब्रेस्ट में कैंसर हुँ, हो गया है। तो डॉक्टर को मैंने वही सवाल किया, मुझे डॉक्टर जावेद मलिक की बात याद आई कि क्या ये रिकरेंस है या कोई नई चीज़ है? तो इन्होंने बोला नहीं ये कोई नई चीज़ है, वहाँ वाला तो बिल्कुल क्लियर ही है, वहाँ से कोई उधर हुँ, ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुँ, नहीं हुई है। तो बहरहाल फिर वही अल्लाह की रोए भी थोड़ा, इंसान है, रोए-धोए और बेशक, फिर बेशक। तकलीफ़ ये थी कि लास्ट टाइम तो पूरी फैमिली साथ थी, यहाँ हम 4 बंदे अकेले थे। हुँ, हुँ, ऐसे में अल्लाह मरहूमा जमीला बाबा की मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। ये आमीन। मेरी एक ऐसी आंटी थी, जो ना मेरी खाला थी, ना चाची थी, ना मामी थी, कोई नहीं थी, बस हमारा दोस्ती का रिश्ता था। 2 दिन में हमारे पास पहुँच गईं। हुँ, 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 तो ये भी एक सपोर्ट हमें मिली और फिर हमने ट्रीटमेंट शुरू कराया। तो जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि मेडिकली तो मैं यही कहूँगी कि हमें कोई फ़र्क नहीं लगा पाकिस्तान में और यहाँ में। ठीक है। लेकिन आफ्टर पोस्ट ट्रीटमेंट या ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट जो ये मॉरल सपोर्ट करते हैं ना अपने पेशेंट्स को, हुँ, हुँ, इसकी वजह से मैंने बहुत अपने आप को हल्का महसूस किया। क्योंकि किसी को भी कैंसर होता है तो वो फैमिली मेंबर से इसलिए शेयर नहीं करना चाहता अपनी जो फीलिंग्स होती हैं कि मेरे फैमिली वाले ऑलरेडी मेरी वजह से परेशान हैं, अब इनको पता चलेगा कि मुझे ये सारी फीलिंग्स आ रही हैं। कभी-कभी फीलिंग आती है, मैं तो मर ही जाना है मैंने तो। हाँ जी, हाँ जी। और 2009 में ऐसा ही था कि मुझे लग रहा था कि मैंने मर जाना है, हुँ, मैंने अपने बच्चों के लिए विरासत के हिस्से भी कर दिए थे, अच्छा, कि मैंने तो मर ही जाना है भई। तो फिर वो फैमिली भी परेशान होती है। ऐसी तो इसलिए वो क्या करते हैं कि एक नर्स आपको अलॉट कर देते हैं। ठीक है। एक डिपार्टमेंट है, वो उसका नंबर आपको दे देते हैं कि रात के 12 बजे भी आपको नींद नहीं आ रही हुँ, और आप परेशान हो, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि सिर्फ़ उस गोरी का सुन लेना मेरी बातों को, क्योंकि वो मेरे कल्चर से वाकिफ़ नहीं थी, वो हुँ, मेरी डाइवर्स वैल्यूज़ का उसको पता नहीं था, मेरी कल्चरल बैकग्राउंड का इतना नहीं पता था कि हमारे कल्चर में किस तरह से हम एक साथ सब करते हैं। तो उस चीज़ को मैंने सोचा कि मैंने कहा कि दूसरी दफ़ा जो मैं कैंसर के बाद डिफरेंट पर्सनैलिटी लेके उभरी हूँ विद मोर कॉन्फिडेंस, विद मोर एक्सपोज़र और एवरीथिंग, इसकी वजह खाली ये है कि मुझे साथ-साथ मॉरल सपोर्ट भी मिली थी। हुँ, 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 तो उस मॉरल सपोर्ट को फिर मैंने जो कोर्सेज़ किए हुए थे पेनी ब्राउन के, मैकमिलन के, उन सारी ऑर्गनाइज़ेशन से मैंने परमिशन ली कि मैं आपके रिसोर्सेज़ पाकिस्तान में यूज़ कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे बिल्कुल क्लियर चिट दे दी कि हुँ, या दुनिया में जहाँ भी तुम चाहो वो यूज़ कर सकती हो। फिर मैं ठीक। बांग्लादेश भी गई थी इसी अच्छा सिलसिले मतलब में। तो पाकिस्तान में फिर मैंने चैरिटी लॉन्च की अम्ब्रेला कैंसर नेटवर्क के नाम से और उसमें फिर ये हुआ कि अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, अल्लाह जिसको चाहे ज़िल्लत दे वाली बेशक। बात हुई कि मुझे सैयद बिलाल नकवी ने मेट्रो टीवी में प्रोग्राम किया मेरा और इसके बाद मेरा अखबार जंग में संडे मैगज़ीन में आया, उसमें मैंने अपना नंबर दिया जैसा कि मैं आपको अभी देने जा रही हूँ। हुँ, तो फिर मेरा एक नेटवर्क बन गया। मेरा तो प्लान ये था कि मैं वॉलंटियर्स के साथ काम करूँगी कराची में, लेकिन पता है ना जब तक वॉलंटियर्स के साथ आप काम करते हो वॉलंटियर इज़ सेकेंडरी, सबकी फैमिली फर्स्ट होती है और बिल्कुल। पाकिस्तान में इतनी भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी है कि वो कभी सफल ना हो सका। हुँ, 2017 से लेके बाद 2023 है, हुँ, हुँ, 6 साल हो गए, इतना कोई पावरफुल तरीके से ना हो सका। हुँ, हुँ, शुरू में मैं 3-3 महीने में पाकिस्तान भी आती रही कि हुँ, शायद हो जाए, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से बाद में और फिर वो कोविड आया, बिल्कुल, तो कोविड की फिर वजह से मैंने 2 साल सब कुछ ही बंद रहा है। सब कुछ बंद रहा। हुँ, तो कोविड ने ज़्यादा डैमेज किया। पहले तो मेरे वॉलंटियर्स बहुत एंथुसियास्टिक थे, हुँ, इन्होंने जाके घाड़ों में और आज़म बस्ती में मैंने खुद ने प्रोग्राम किए। अभी भी मैं आती हूँ तो सैलानी वालों के साथ मिल के मैं रामस्वामी में और बहादुराबाद में जो इनका चार मीनार वाला है, वहाँ पे प्रेज़ेंटेशंस भी देती हूँ हुँ, और ये काम भी मैं करती हूँ। लेकिन अब फिर मैंने ये सोचा कि मैंने कहा ज़रूरी नहीं कि बड़ा काम किया जाए और बड़े-बड़े वो किए जाएँ। मैंने इसको बहुत ही सोच समझ के एक डिसीज़न ये लिया कि जब तक मैं कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग वुमन बन के खड़ी नहीं हो जाती कि भई मैं आना-जाना भी कर सकूँ। हुँ, हुँ, मैंने जो नंबर दिए हुए थे उससे आज भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट हफ़्ते में 1 या 2 लोग तो आ ही जाते हैं, जिनको मैं मॉरली सपोर्ट करती हूँ, उनकी माशाल्लाह। बातें सुनती हूँ और जहाँ तक हो सकता है क्योंकि आपको पता है ना कि पैसा जो है वो बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। बेशक ऐसे ही है। तो उसके लिए अगर मैं चैरिटी के नाम पे चंदा जमा करूँ ये मैंने नहीं किया। हुँ, 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 मैंने क्या किया कि केस टू केस मैं डील करती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे लास्ट
मंथ एक बंदा आया था, उसको ल्यूकेमिया है, उसका इलाज चल रहा है, तो उसको शुरू में कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो हुँ, हमने क्या किया कि भई इधर मुखय्यर हज़रात हैं, उन सबसे हम बात करते हैं हुँ, और उनसे पैसे लेके जैसे जितनी ज़रूरत है उतना उठाया आपने और उधर ट्रांसफ़र ऑन कर कर दिया। दिया। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा काम ये है कि 2 चीज़ों की मैं प्रचार करती हूँ कि अर्ली डायग्नोस सेव्स लाइफ़ जैसा कि मैंने पहले बताया, जितनी जल्दी डायग्नोस हो जाएगा, उतनी आपके सर्वाइवल चा रेट बढ़ जाएगा बिल्कुल, और दूसरा हाउ टू लिव वेल विद एंड बियॉन्ड द कैंसर। बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि यहाँ इस वक़्त कितनी ख़वातीन मुझे सुन रही हैं, लेकिन जो-जो ख़वातीन सुन रही हैं, उनमें से जिन किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, वो अच्छी तरह से जानती होंगी कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो औरत की फ़ेमिनिटी होती है, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं और उसको कैसे हैंडल करना होता है और स्पेशली जो आपका अज़दवाजी रिश्ता होता है, उसपे इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो हाउ टू लिव वेल विद कैंसर और बियॉन्ड द कैंसर। विद कैंसर भी मुश्किल होता है, लेकिन बियॉन्ड द कैंसर भी ताहयात आपके दिमाग पे कुछ ऐसे मार्क्स रह जाते हैं कि यू फील कि आप अधूरे हो। हुँ, हुँ, तो उसको कैसे ओवरकम करना है और कैसे आपने समझना है कि ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। बेशक। तो ये जो चीज़ें हैं वो मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, एक और पेशेंट आई हुई, एक परसों रात को ही उसका कॉन्टैक्ट आया, हुँ, तो उससे भी बात हुई मेरी, तो वो वही घबराई हुई थी कि मेरा क्या होगा आंटी, मेरा क्या होगा? मैंने कहा देखो बेटा कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी सबसे बड़ी चीज़ होती है। तुम ये सोचो तुम ज़िंदा हो और तुम अपने बच्चों के लिए ज़िंदा हो। हुँ, हुँ, बाकी सारी चीज़ें इस वक़्त सेकेंडरी कर दो। तुम स इलाज शुरू करवाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं साथ रहती हूँ जब तक कि इनका ट्रीटमेंट ना हो जाए। और ज़िंदगी में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई पेशेंट बेचारा सर्वाइव नहीं भी कर पाता सीवियर कैंसर के बाद हुँ, आता है हुँ, तो। तो जितनी ज़िंदगी है, वो आपके अपने हाथ में है कि आपने फूलों के रास्ते से चलना है या काँटे के रास्ते से चलना है। क्योंकि ज एक मेरी कॉलेज की प्रोफ़ेसर थी साबरा सुल्ताना मरहूमा, उन्होंने मुझे जब ये ट्रीट मेरा इलाज हो रहा था उसमें मेरे पास आई, तो उन्होंने मुझे एक बात की थी और वो आज तक मैंने बाँध के रखी हुई है कि बेटा खदीजा, कि कोई भी किसी भी बीमारी से नहीं मरता, आदमी मरता उसी वक़्त है जब अल्लाह ने उसका टाइम पूरा किया हुआ बेशक, होता है। बेशक। और इंसान बीमार होता है और कैंसर में पहली चीज़ ये होती है कि हाय मैं मर गया। हाँ जी, तो वो मरने का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, कभी मरना तो उस वक़्त है जब अल्लाह ने मारना है। बेशक। तो अब ये आपके ऊपर है कि इस बीमारी को आप अपने ऊपर हावी करते हो या आप उससे मुकाबला करते हो। हुँ, मेरे वालिद मरहूम कहा करते थे कि ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आए ना तो एक चीज़ देख लो, कि सामने जो मुश्किल खड़ी है, इसको अगर तुम धक्का देके गिरा सकते हो, तो यू आर स्ट्रॉन्ग, गिराओ और आगे बढ़ जाओ। हुँ, और हुँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जैसे अभी कैंसर आ गया, मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ जी। मुझे इलाज करवाना है 1 साल, 2 साल जो भी है। तो फिर अब्बा कहते थे कि उसको ऐसे गले लगा लो जैसे ये तुम्हारा सोना यार है हुँ, हुँ, और हुँ। उसको इतने प्यार से रखो कि तुम भी खुश, वो भी खुश और ज़िंदगी चलती रहे। तो ये देखें पाकिस्तान के अंदर तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों के सही ज़हन में यही है कि शायद इसका इलाज होता ही नहीं है। और अगर ये हो जी। गया तो इससे रिकवर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आस-पास भी हम अपने माशरे में देखते हैं कि लोगों को होता है और लोग फिर चले जाते हैं। तो वो तो एक टाइम मुकर्रर है, इंसान ने जाना ही जाना है। और मुसलमान तो ज़्यादा, जब कोई कुछ भी बीमार हो जाए तो उसको यही लगता है कि शायद मेरा आखिरी टाइम आ गया। तो इसमें तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। आपका जो टाइम गुज़रा है उससे आपने मतलब क्या सीखा है कि जो लोगों के काम आ सके? मैंने यही सीखा है सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी जैसे कि आपने स्पेशली पाकिस्तान का ज़िक्र किया। पाकिस्तान में मैंने जितने भी मेरे पास लोग आते हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मैंने 1000 से भी ज़्यादा लोगों से बातें की होंगी हुँ। कैंसर पेशेंट से। तो ज़्यादातर मसला जो है ना हमारे पाकिस्तान में स्पेशली लोअर मिडल क्लास और मिडल क्लास पीपल है ना, उनका फाइनेंस का होता है। हुँ, हुँ, तो उसमें तो ये है कि आप कुछ भी कह लो, उनकी ये जो स एक और प्रॉब्लम है ना कि आपने केमोथेरेपी के लिए जाना है, इससे पहले पैसों का बंदोबस्त करने के लिए या तो किसी जमात में जाना है, आपकी जो जमातें होती हैं या किसी मुखय्यर हज़रात के पास जाना है, लोग भी और हर तरह से वो करते हैं। लेकिन जब मैंने शुरू किया था और मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, जब मैंने शुरू किया तो मैं यही कहूँगी कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सीक्रेटली भी हेल्प करने को तैयार होते हैं और ओपनली भी सैलानी वाले भी इंजेक्शन जो एक-एक इंजेक्शन 60-60 हज़ार और 30-30 हज़ार हाँ का जी। होता है, वो 10-10 हज़ार में देते हैं। हुँ, तो ये भी एक आप लोगों के लिए नॉलेज होगी। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ काफ़ी जगह पे काफ़ी काम हो रहा है। हुँ, हुँ, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इंसान को ये फ़ील आती है कि वो मर गया, हाय मैं मर गया, कैसे करूँगा? 1 साल का सफ़र है, बच्चे छोटे हैं। मुझे भी फर्स्ट टाइम हुआ था, मेरी छोटी बेटी जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा ख़्याल से 8 साल की भी नहीं थी। हुँ, तो वो अंदेशे अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि वी आर द लकीएस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ कि हम इस सरज़मीन की खुशमस नसीब तरीन मखलूक हैं, जिसको अल्लाह मियाँ ने मुसलमान बना के पैदा किया है। बेशक। और हमारा तो बस एक ही बात है
कि जब अल्लाह की मर्ज़ी है और आया है तो बस फिर चलते जा भाई, चलते जा भाई, चलते जा। आज मैं जिस मकाम पे हूँ, जिस जगह पे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सेट है। लेकिन ज़िंदगी में ऐसे-ऐसे वक़्त भी आए हैं कि एक टमाटर के पैसे भी नहीं होते थे हमारे हुँ, पास। हुँ। दवाई के लिए जाने के लिए हमारे पास डॉक्टर के पैसे भी नहीं होते थे। लेकिन जिसका ईमान मज़बूत होता है ना, वो हर हाल से गुज़र जाता है। बेशक बेशक बस आज़माइश तकवा हर तरह की आज़माइश आती है, तकवा इंसान हाँ, का मज़बूत कोई होता है। भी हो, बीमारी नहीं, सही जी, कह रहे हो बेटा जी, आप कि जी। कोई भी आज़माइश आती है। हाँ जी। लेकिन इसमें ये है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़ाहिर-सी बात है हम इंसान हैं। हर एक का ईमान का लेवल भी अल्लाह ताला ने भी किया है और कुछ हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डामाडोल हो रहे हैं और आपसे नहीं हो पा रहा है, आप किसी से भी बात कीजिए। क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयर करेंगे क्योंकि आप हैं इस वक़्त परेशानी में हैं, आपका दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। हाँ जी। लेकिन एक बंदा जो परेशान नहीं है, जो बायस नहीं होगा, उससे आप बात करें, वो ज़ाहिर है कोई ना कोई आपसे बात करेगा, थोड़ी आपको खुशी मिल जाएगी और दूसरे अपने आप को कभी भी आइसोलेट ना करें। मैंने कैंसर पेशेंट्स का ये भी देखा है कि जब ज़रा-सा डायग्नोज़ होता है, जी। तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, घरों में बंद कर लेते हैं, हुँ। बाहर नहीं निकलते, किसी से मिलते नहीं हैं, नहीं भई किसी को नहीं बताना है। ये चीज़ जो है ना, ये ज़्यादा खतरनाक होती है। चूँकि अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान के लिए पैदा किया, आप बेशक। इंसानों से मिलें, बाहर जाएँ, कुदरत जो है, कुदरत के जो नज़ारे हैं, ग्रीनरी में खाली आप सोचें कि अगर आप किसी गार्डन में जाती हैं और खाली वॉक करना नहीं, चल फिर के और अल्लाह के नज़ारों को देखती हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को देखते हैं आप खाली आज यहाँ से मेरा ये सुन के उठें और आपके घर के आस-पास कोई भी ऐसा पार्क है, वहाँ आप सोच समझ के जिसको अंग्रेज़ी में हम माइंडफुलनेस कहते हैं, कि एक-एक चीज़ पे आप गौर करें तो आपको समझ आएगी कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी नेमतें रखी हैं और इसमें बेशक। अगर ये एक बीमारी आ भी गई है, तो अल्लाह की मदद से निकल जाएँगे। निकल जाएगा, और निकल इसके बाद भी अगर किसी का कोई ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि भई हर एक के इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं। मैं तो यहाँ जेनेरिक बात कर रही हूँ, जी। आम बात कर रही हूँ, आम आदमी की बात कर रही हूँ। लेकिन ज़ाहिर है हर एक की परेशानियाँ डिफरेंट होती हैं, हर एक की कमिटमेंट्स डिफरेंट होती हैं। और दूसरा एक सबसे बड़ा मसला ये भी देखा है मैंने कैंसर पेशेंट्स के साथ कि कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर हमारे यहाँ के मर्दों का ख़ास तौर से कि वो इतने माशाल्लाह अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करने के पीछे इतने स्ट्रॉन्गली अपने आप को शो करते हैं कि बस मैं ही करूँगा, मैं ही सपोर्ट करूँगा, मैं करूँगा। इसलिए कि इसका मतलब ये नहीं होता हमारे यहाँ कॉमन मिथ ये है कि मर्द रूल कर रहा है और अपने आप को क्या समझता है, ऐसा नहीं होता है। वो उनकी केयर होती है। बिल्कुल। मैं अभी बताऊँ सुबह मेरी बच्ची को मुझे छोड़ने जाना था 8 जी। साढ़े 8 बजे, मेरे मियाँ का फ़ोन आया, मैं छोड़ दूँ? हुँ, भाई मैं घर में हूँ, मैं ड्राइव कर सकती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। वो हुँ। उनकी केयर होती है। बेशक। अच्छा वो इतनी केयर कर चुके होते हैं और जब वो वक़्त आता है ना जब कोई इनकी केयर करे, तो उनको ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। कुछ हुँ, ख़वातीन का भी होता है, उनको ये हुँ। डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है कि हाय मैं किसी से कैसे मदद माँगूँ। हुँ, 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 हुँ। तो यहाँ पे 5 वेल-बीइंग फैक्टर्स जो हम लोगों को टीच करते हैं उसमें से एक ये भी है, लर्न टू आस्क द फेवर हुँ, हुँ, हुँ। कि आपने सारी ज़िंदगी किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर आज आपको ज़रूरत है तो आप लोगों से मदद माँग लें, माँगने में कोई बुराई नहीं बुराई है। नहीं है, बिल्कुल। हम कहते हैं कि माँगे, अल्लाह से ही माँगे, बेशक। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है और ज़ाहिर है हर इंसान की ज़िंदगी में कम से कम मैं समझती हूँ, कम से कम 2-4 लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास वो माँग भी सकता है। बीवी हो गई, बच्चे हो गए, बहन हो गई, माँ हो गई। और कभी-कभी सारे रिश्तों को छोड़ दें। मेरा तो ये ईमान है वो लोग कहते हैं ना अपने तो अपने होते हैं। हुँ, अपने-अपने होते हैं लेकिन अपने की डेफ़िनिशन क्या है? ब्लड रिलेशनशिप अपने होते हैं, बेशक बेशक, होते हैं, उनके जैसा तो कोई नहीं है। लेकिन अपना वो है जो बुरे वक़्त में आपके साथ खड़ा रहे, बेशक। वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका टीचर भी हो सकता है, आपका स्टूडेंट भी हो सकता है, आपका क्लास फेलो भी हो सकता है, आपका वो एक कभी-कभी तो एक वो बंदा भी हो सकता है जो अब जिस बेकरी पे आप डबल रोटी लेने जाते हैं, उससे रोज़ मुलाकात आपकी हो रही है और बुरा वक़्त आता है, आप उससे ज़रा-सा शेयर करें, वो आपके लिए जान देने को तैयार हो जाएगा बेशक। क्योंकि रोज़ की मुलाकात होती है, तो हाँ आपके जी। कनेक्शंस बनते हैं। बस ये तो तो अल्लाह की है ना मदद कि अल्लाह पाक किसी को भी आपका वसीला बना देता है, कोई भी आपका ज़रिया हाँ, बन जाए। ये तो अल्लाह की मदद आती है किसी ना किसी के थ्रू। जी, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि ज़मीन पर मैं कुर्रे अर्श पे खुद तो आके नहीं कर बस हम किसी के लिए कहते हैं ना कि यार अल्लाह ने इसको इतना दिया कि अल्लाह खुद ज़मीन पे आए, ये हुँ, हमारे फ़िक्रे होते हैं अमूमन। जी। तो अल्लाह खुद नहीं आता, अल्लाह किसी को खड़ा करता है, जैसे आपने कहा अभी, कि अल्लाह किसी न किसी को भेजता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बहन, भाई, शौहर, बच्चा कोई यही हो, कोई भी बंदा अल्लाह ताला क्योंकि अल्लाह ताला ने जब कहा है कि मैं मुश्किल से पहले मुश्किल का सामान करता हूँ, बेशक, तो वो तो अल्लाह तआला का बेशक। वो जैसे जैसे मैंने आपको अपनी आंटी का हाँ बताया, जी, हाँ जी, जमीला हाँ आंटी जी। मैं जिनका यही वो कहने लगा था
कि आप अभी पहुँची नहीं हैं इंग्लैंड, तो वो अल्लाह पाक ने पहले ही उनको तैयार किया हुआ था कि वो वहाँ आपके जी, पास आ गए। अभी देखिए ना 2002 में मेरी 2001 से हमारी दोस्ती शुरू हुई थी हल्की-फुल्की और 2003 में कैंसर बाद में आया, पहले वो आ गई हाँ जी, हाँ और जी। उनके लाइफ़ की तरफ जो थे ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एथिक्स थे। हुँ, हुँ। तो वो एथिक्स जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आपके बिल एथिक्स क्या है? आप सोचते क्या हो? आपकी वैल्यूज़ क्या है? और आप अपने बच्चों को भी वो वैल्यूज़ देके जाएँ बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप अगर खुद परेशान हो तो किसी की मदद माँगने में हर्ज नहीं है और अगर आपका कोई प्यारा परेशान है तो मदद देने में भी ज़रा ना सोचे फ़ौरन खड़े हो जाएँ। देखिए वैसे भी जो हमारे हुकूकुल है ना, वो बहुत कम है हुकूकुल बात से, क्योंकि 5 वक़्त की नमाज़ है और रोज़े ज़कात है, ये तो 17-18% बन जाते हैं, मैं कहीं पढ़ रहा था। लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं, लोगों के साथ अपने मिलना-जुलना, लोगों के काम आना, किसी के सुख-दुख में साथ जाना, वो कहीं ज़्यादा हैं इससे। जी, डेफ़िनेटली अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ है आज और मैं आपको ये भी कहूँगी कि एक हमारे यहाँ ये भी कॉमन मिथ है कि आजकल के बच्चे आज जहाँ भी बुज़ुर्ग बैठेंगे आज मैं कहती हूँ कि हमारे बच्चे, मेरे बच्चे हमसे ज़्यादा जानकारी वाले हैं, हमसे ज़्यादा होशियार हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है। मैं अगर मुझसे कोई पूछे ना तो मेरी दोनों बच्चियाँ मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं रिलिजन के मामले में, मुझसे ज़्यादा इनके पास समझ है, मुझसे ज़्यादा अकल है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम जी। सबसे ज़्यादा बड़ी मुसीबत ये होती है कि हमारी फैमिलीज़ में ये भी मैंने किसी-किसी के साथ देखा है कि हाँ, ये बच्चों से कहाँ शेयर करेंगे। हाँ, ठीक है, बच्चा अगर 4-5 साल का है तो उसको हम फ़ौरन नहीं बताएँगे, लेकिन बिल्कुल। अगर बच्चा ज़रा बड़ा है तो यूज़ इट। हम खाली बच्चों को उस वक़्त और ख़ास तौर से बेटों को उस वक़्त बोलते हैं जब उसकी शादी हो जाए हुँ, और हुँ। बहू घर में आ जाए, तुझे इस दिन के लिए पाला था। हाँ, हालाँकि अ, अगर आपके पास बुरा वक़्त आता है तो उस वक़्त भी सोचें कि हाँ यार, अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी है, वो इसी दिन के लिए दी है कि अगर हमारे ऊपर कोई बुरा वक़्त आया है तो आज हम इनको मौका दें कि हमारी खिदमत करें। बेशक, आप बेशक। खुद सोचें कि आई एम अ केयरिंग लेडी मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, हुँ। अगर पीछे से भी कोई मिले आपको तो पूछ लीजिएगा। लेकिन क्या मुझे अच्छा लगता था कि मेरी जो बच्ची सुबह 6 बजे उठती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है, शाम को 6 साढ़े 6 7 बजे आती है और रात को मेरी खिदमत कर रही है, मुझे रोना भी आता था, छुप-छुप के मैं रोती भी थी। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं इस वक़्त वो झूठी मोहब्बत या ऐसी मोहब्बत जता के इसको रोक दूँगी ना, तो मैं जल्दी खड़ी नहीं हो हुँ, सकूँगी। हुँ, हुँ। इस वक़्त इम्पोर्टेंट मैं हूँ, मेरी पर्सनैलिटी है, मेरी बीमारी है। अगर घरवाले मेरा कर रहे हैं, इनको करने दो, ताकि मैं खड़ी होके इनके लिए दोबारा कर सकूँगी। अगर उस वक़्त मैं ये सोचती कि हाय मेरी बच्ची यूनिवर्सिटी जा रही है, हाय मेरी बच्ची 6 बजे उठ रही है, हाय जी। मेरी बच्ची 12 बजे मेरे पास उल्टी के लिए बोल लेके आ रही हाँ है। जी। तो हो सकता है कि मैं प्यार जताती मेरी बच्ची के उस वक़्त शायद मेरी बच्ची को मुझे पता है कभी भी नहीं लगा होगा, शायद लोगों को लगता होगा ये कैसी माँ है। हुँ, हुँ। लेकिन मैं जो थी ना बस 1 साल में मैं ऐसी खड़ी हो गई कि आज मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। हुँ, हुँ। वरना अगर मैं मरूँगी तो मैं उसी वक़्त जब मेरी मौत आनी है। बेशक, बेशक। अगर ये मेरे अल्लाह ताला ने जो नेमतें मुझे दी थी, मेरी बेटियाँ थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरी आंटी जी थी, उनसे मैं सिर्फ़ इसलिए ना कोई मदद माँगूँ कि मैं छोटे बाप की हो जाऊँगी या मैं इनको तकलीफ़ ना दूँ मोहब्बत में, तो मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। हुँ, हुँ। सारी ज़िंदगी में अभी भी मैं बेड में ही होती। बस तो हमारे माशरे में माँगना ये है ना कि हमने नहीं कहना बहुत ज़्यादा सोचा हुआ है। हालाँकि इस्लाम कहता है कि अगर मतलब बिलफ़र्ज़ मेरा पानी पीने का दिल कर रहा है और किसी पास वाले ने पूछ लिया है, मैं बस तकल्लुफ़न कह दूँगा नहीं, हालाँकि जब दिल कर रहा है और अल्लाह ने फ़ौरन मुझे मौका भी दे दिया कि चलो एक बंदे ने मेरे से पूछ लिया, तो फ़ौरन वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। चाहे मतलब कि अगर बच्चा है वो कह रहा है मैं आपको दबा देता हूँ या कुछ काम कर दे हाँ। बी ऐसे। जेन्युइन, बी बिल कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। वो आपने सुना होगा साइकोलॉजी की काउंसलिंग की एक थ्योरी है पर्सन सेंटर्ड अप्रोच कार्ल रॉजर्स की। उसकी 5 की थिंग्स में से 6 की जो रूल्स हैं ना उसमें से एक ये है कि आप जेन्युइन रहें। हुँ, हुँ। आप काउंसलर हैं तो अपने पेशेंट के साथ जेन्युइन रहें, आप कैरर हैं तो अपने पेशेंट के साथ कैरर रहें और जस्ट इन केस अगर आप पेशेंट हो जाते हैं, तो उस वक़्त भी आप अपनी बॉडी को लिसन करते हुए जेन्युइनली उसको ध्यान दें, हुँ, हुँ। कि इस वक़्त आप क्या चाह रहे हो। ठीक। और जो आप चाहते हो उसको अवेल करने में कोई बुराई नहीं है। हुँ, हुँ। क्योंकि एक बार फिर मैं अपने वालिद साहब का नाम लूँगी, वो कहा करते थे कि अपना हक छोड़ो नहीं बेटा और किसी के हक का एक पैनी जितना भी मारो नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। बेशक। और अब मेरी वालिदा हमेशा यही कहा करती थी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरी अम्मी जो बिल्कुल, थी वो हमेशा यही कहती थी कि आज अपना सँवार लो, कल खुद ब खुद सँवर जाएगा। आज बिल्कुल। अपने अच्छे रहो, कल खुद ब खुद सही हो जाएगा। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशनसीबी रही है कि मेरी वालिदा भी अपने एथिक्स के साथ ज़िंदगी उन्होंने भी गुज़ारी। उनके एथिक्स डिफरेंट थे। वालिद साहब ने कंप्लीटली डिफरेंट एथिक्स के साथ ज़िंदगी गुज़ारी और वो वालिद साहब ही थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, मास्टर्स करवाया। आज मैं हाँ, सोचती हूँ कि आज मैं वो कुछ कर रही हूँ जो मेरे अब्बा चाहते थे लेकिन अब्बा मरहूम नहीं रहे। बस ऐसे ही तो है, लोग कैंसर चले जाते हैं।
और सबने जाना ही जी, है, बस इंसान का वो रिग्रेट रह जाता है ना कि काश वो इंसान होता तो शायद मैं उसको खुश दिखा होता। सकता, मैं हालाँकि वो होता है इंसान को अंदर, अपने अंदर खुशी महसूस होती है ना, अपने करीबी लोगों को दिखा के। तो मैं ये जो आपने बताया था कि आपने काउंसलिंग वगैरह भी, मतलब वो काउंसलिंग के लिए भी आप जाती हैं। तो काउंसलिंग में ये इस्लाम में कितना क ये इम्पोर्टेंट है, जो जो मेंटल हेल्थ है, इसके बारे में? अच्छा देखिए ना अभी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जो मेरी एक कलीग हमेशा कहती है जी, कि आपका सर जो है ना वो आपकी बॉडी से अलग नहीं है, आप उसको साथ ही लेके चलते हो ना सारा वक़्त। जी, तो ज़ाहिर-सी बात है जो आपकी बॉडी का हिस्सा है जैसे हाथ में दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है, पैरासिटामॉल ले ली, विक्स जी, लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जी, तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट दिमाग पे पड़ता है और दिमाग अगर बीमार होता है ना तो उसका इलाज भी ज़रूरी है और इसका इलाज ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे यहाँ ये है कि लेबल लग गया पागल हो गई। पागल नहीं हूँ, मेरा अपना मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट भी हुआ है, वो पाकिस्तान में हुआ है। सही है। ये हुआ है आज से 23 साल पहले हुआ है, ये कोई अभी भी नहीं हुआ है। हुँ, क्योंकि इंसान जो है ना उसका दिमाग की भी एक बर्दाश्त की, एक ज़िंदगी को गुज़ारने के बाद, परेशानियों के बाद एक हद आ जाती है ना तो दिमाग जवाब दे जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि इसको हम नोटिस नहीं करते और वो वर्ष होते हमारी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। या हाँ तो जी। किसी को चुप्पी लग जाती है या कोई पागलों की तरह बहुत ज़्यादा बोलना शुरू या कर देता है। इरिटेट लोग होने लग जाते हैं, गुस्सा या बहुत इरिटेट कर। चिड़चिड़ा हो जाता है। हम समझते हैं कि इसको बिल्कुल जाहिल को बात करने की तमीज़ नहीं है। अब हमें क्या पता वो बेचारा किन चीज़ों से गुज़र के इस मकाम पे पहुँचा ऐसे है। ही, ऐसे ही। तो मज़हब का भी कहने का ये है कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि खाली निचले हिस्से का ध्यान रखें। सर जो है वो बॉडी में शामिल है। बेशक, तो उसका भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और मैं आपको यही कहूँगी कि जैसे कि काउंसलिंग वग़ैरह होती है। काउंसलिंग का मकसद सिर्फ़ यही होता है कि हम जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, उनसे बातचीत करके उनके जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो इनकी नज़रों में उजागर करते हैं कि भाई तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है ना, वो या तो तुम्हारी बचपन की किसी हादसे की से रिलेटेड है या तुम्हारे साथ बाद में कुछ हुआ है या तुम जो है वो बहुत ज़्यादा अचीव करने के चक्कर में हो। कई चीज़ें होती हैं, कई फैक्टर्स होते हैं, तो वो ऐसे। फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाते हैं ना, वही बात है कि अगर डायग्नोस हो जाएगा तो ट्रीटमेंट तो कोई मुश्किल ही नहीं है। और ऐसे। वाक़ई में मैंने देखा है काउंसलिंग में, अपने आप को बताऊँ ना कि जब मेरे साथ बहुत बुरा हाल हुआ था, मुझे फिट्स आने लगे थे, मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए। मेरा ट्रीटमेंट सिर्फ़ 6 महीने हुआ था बेटा। 6 महीने के बाद आई वाज़ कंप्लीटली ऑलराइट और वो सारी चीज़ें जो थी ना, वो बचपन से जो छोटी-छोटी चीज़ें हुई थी कि भई आप छोटे थे, आप कभी मम्मी के घर पे रह रहे हो, कभी नानी के घर पे रह रहे हो, कभी आप स्कूल में जाते हो तो आपकी जो अब्बा थे उनको पढ़ाने का बहुत शौक था, बड़े अच्छे स्कूल में भेजा लेकिन हमारी पोज़ीशन कम थी, तो वो इन्फीरियर वो कॉम्प्लेक्सेस होते थे। तो वो सारी चीज़ें पाइल्ड अप होते वो और एक चीज़ नहीं होती। हम कहते हैं फलाँ की शादी हुई, सास ने ज़ुल्म किया, ये पागल हो गई। जी, जी। ये एक चीज़ नहीं होती, वो पाइल्ड अप होते-होते कोई एक चीज़ ऐसी ट्रिगर करती है कि आदमी जो है ना वो फक करके पागल हो जाता है। पागल हो जाते वो तो खामोश इसलिए रहने की वजह से ना, मतलब इंसान हाँ, खामोश रहता है किसी से शेयर। बॉटल्ड अप हाँ जी, वो बॉटल्ड अप कभी भी नहीं रहें आप। जी वही बिल्कुल। बात है ना कि जितना भरोगे, भरोगे जब लेकिन जब वो एक दिन छलकेगा ना तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसे ही। बहुत मुश्किल हो जाती हाँ है जी। फिर। आपको जहाँ भी कहीं लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो और ज़रूरी नहीं है कि वो मेंटल हेल्थ से ही रिलेटेड हो। समटाइम छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी बात मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सीखी है ना, वो ये नहीं है कि सबके साथ सब बातें कर लो। लेकिन आपका कोई मसला है तो ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी में अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा, कम से कम 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप शेयर कर सकते हो। बिल्कुल। चाहे वो आपकी फैमिली का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे दोस्त हो, जो कोई भी हो। तो शेयर करोगे ना, तो आपको एक दूसरा आइडिया और हमारे मज़हब में भी मशवरे की, शेयरिंग की हमें हिदायत है कि कोई भी फैसला करने से पहले मुशावरत करें आप। हाँ जी। तो मशवरा लेना, शेयर करना और दूसरा इसमें क्या होता है कि दूसरों से आप बात करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, उसके साथ भी कुछ और चल रहा है। बिल्कुल। तो दीन और दुनिया साथ लेके चलें तो इसमें वो वाला मुझे वो याद आ रहा है बॉलीवुड का कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल अपना। गया और मेरे साथ यही भी होता है कि जब लेडीज़ आती हैं, मुझसे बात करती हैं तो मुझे हुँ। लगता है अल्लाह तूने मुझे तो जैसे लगता है दुनिया में जन्नत में रखा हुआ है। बेशक, बेशक। दुनिया में जन्नत में रखा हुआ है, लोगों के साथ क्या-क्या मसाइल हैं। और किसी सुबह मैं उठती हूँ कि यार काम पे भी जाना है, कल मैनेजर ने भी पंगा किया था, क्या होगा, क्या नहीं होगा और इसमें सुबह सवेरे फ़ोन आता है, तो मैं सुबह सवेरे जिस दिन मेरा लेट काम शुरू होने वाला होता है, तो कभी-कभी किसी पेशेंट को अटेंड कर लेती हूँ। हुँ, हुँ, और जब उसके मसाइल देखती हूँ ना, तो फिर जब मैं काम पे जा रही होती हूँ ना, तो ऐसे जा रही होती हूँ जैसे कोई रानी माँ जा रही है। हुँ। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा तो कोई गम ही नहीं है भाई, ये छोटे-छोटे चीज़ें हैं, वो तो ज़िंदगी में पड़ी हुई है, लोगों के साथ तो देखो क्या चल रहा है। क्या इसलिए चल। लोगों से मिला करें। हाँ, हाँ। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हुआ है ना, वो जो मैं अब देख रही हूँ ना, भाई-भाई से नहीं मिल रहा, बहन भाई के घर फ़ोन करके जा रही है। कभी सोचा था? हाँ, हाँ, हाँ।
अच्छा, मेरे ख्याल से ये ना, ये जो हमारा ये कल्चर है ना, ये अमेरिकन या वेस्टर्न की से जो लोगों ने ले लिया कि जी वहाँ लोग अकेले रहते हैं, इकट्ठे फैमिलियों में रहना ये बहुत अजीब बात है, इकट्ठे रहने से मतलब लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, नफरतें बढ़ती हैं। बहरहाल मेरी मेरी ओपिनियन ये है कि जब लोग इकट्ठे रहते हैं ना, तो वो उनमें मोहब्बत ज़्यादा पैदा होती है जितना लोग दूर रहते हैं, क्योंकि जो रिश्तेदार दूर रहते हैं ना, वो आपके गैप की वजह से ना, वो आप उनके साथ वैसे ही बहुत दूर हो जाते हैं, कुछ बातों का गैप, बहुत सारी चीज़ों का गैप। जब आप लोग इकट्ठे रहते हैं तो वो एक मोहब्बत अल्लाह की तरफ से ही पैदा हो जाती है। जी, जी। और दूसरा ये मैं आपको बताऊँ कि मैं तो यहाँ इंग्लैंड आई तो मुझे भी यही था कि ये तो बड़ा सुपर-डुपर होगा। जी। यहाँ मेरी गोरी फ्रेंड्स भी अपने इन-लॉज़ के साथ रहती भी हैं और करती भी हैं, और मेजॉरिटी ऑफ माय मैनेजर्स इन देम 15, 17, 18 इयर्स, वो यही कहती हैं कि खदीजा, हमें पता नहीं है कि हम अपनी कल्चरल वैल्यूज़ कहाँ खो बैठे, हुँ, और हुँ। इसका हमें बहुत अफ़सोस है। आज भी मेरी, आपको मैं बताऊँ, कम से कम मेरा बहुत, यहाँ भी मेरा बहुत बड़ा हल्का अहबाब है। इसमें गुजराती इंडिया के भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और गोरे भी हैं। काम पे ज़्यादा गोरे हैं। तो वो यही कहते हैं कि हम तरस गए हैं कि जो तुम्हारा कल्चर है वो हमें मिल जाए, जो कभी हमारा भी होता था। हुँ, हुँ, हुँ। इनकी भी ग्रैनी, नैनीज़ वगैरह की जो होती थीं, आज भी कई लोग अभी भी जॉइंट में रहते हैं। मिशेल एक है हमारी, एक ट्रेसी है, ये लोग सब साथ-साथ रहते हैं। और एक-दूसरे के दुख-सुख में ऐसे होते हैं जैसे हमारे वाले अभी क्या होंगे। क्योंकि अब हुआ ये है कि हमने इनको फ़ॉलो करते हम उस मुकाम पे आ गए हैं, और अब ये इतना आगे आके ये सोच रहे हैं कि जो चीज़ हमने खो दी है ना, उसको वापस पाने के लिए वापस ज़रूरी वापस है कि हम वापस। सब मिल-जुल के करें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब ये साथ रहने के चक्करों में हैं, और हमने उनसे ये सीख लिया है कि हमारा अगर मसला ये है कि हमारी भी देखें ना, कितने थे साइंसदान बड़े-बड़े, अबू ज़करिया, वो क्या नाम है, ख्वारिज़मी, और जितने भी बड़े-बड़े, इस वक़्त मेरे दिमाग से सारे नाम निकल गए, हालाँकि हुँ, मुझे पता है कौन-कौन थे, वो अली सीना और ये सब। जी, इन्होंने कितने बड़े-बड़े काम किए, वो सब गोरे क्यों ले गए? इसीलिए ना कि हमने उनको मौका दिया। बेशक। हम अपनी असलियत भूल गए, हम बस सिर्फ़ गोरे। हाँ, सर सैयद अहमद खान ने जो कहा था कि भई आप अंग्रेज़ी सीखो, आप इनके साथ घुलो-मिलो तो आपके लिए अच्छा होगा। इनके कल्चर से सीखना सही है, अच्छा है, लेकिन अच्छी बातें सीखो ना, हुँ, 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 हुँ। अच्छी बातें आप सीखें ना, बिल्कुल। किसी भी अभी। हाँ, कहते हैं ना कि इन रोम डू एज़ रोमन्स डू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो पी रहा है तो आप भी उसके हाँ, साथ आप भी पीने। पीना शुरू कर, बस लोगों ने ये शुरू कर दिया आजकल यहाँ पाकिस्तान हाँ, में। एडैप्टेबिलिटी करो आप, जहाँ भी जाते हो, जहाँ भी रहते हो, एडैप्टेबिलिटी रखो आप, बिल्कुल। अंग्रेज़ी है वो सीखो आप, इनके जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, थैंक यू, सॉरी, आपका ख़्याल रखते हैं। काम पे देखें ना, अब मेरे को इतनी सारी बीमारियाँ हुई, इतने साल निकले, इन्होंने, बल्कि मेरे मैनेजर्स मेरे पास 2-2 घंटे आके बैठते थे कि खदीजा, वी कैन डू एनीथिंग फॉर यू। हुँ, हुँ, ये हुँ। पाकिस्तान में पॉसिबल है? वहाँ तो नहीं। 2 महीने नहीं होते तो अभी आधा खर्चा बीमारी का तुम उठाओ और हम कैसे करें, और ये हालाँकि मैं ये भी कहूँगी कि अभी भी कराची में भी एक हमारे जानने वाले बीमार हुए हैं, उनके बॉस हैं, अल्लाह उनको बहुत-बहुत सुकून और अमन वाली ज़िंदगी दे। वो अपने एम्प्लॉयी को पूरी तनख्वाह दे रहे हैं, और हॉस्पिटल का भी खर्चा मेजॉरिटी वही उठा रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत फैमिली के अच्छी पास नहीं है। बात। बस ये जो लोग अभी भी हैं लोग ऐसे, जिनमें अभी भी हैं। जिनके पास इल्म है ना, और कुछ वो अवेयर हैं, वो तो ऐसा कर रहे हैं, और जिन्होंने इल्म इकट्ठा नहीं किया, वही बाबों वाले इल्म पास रखे हुए हैं ना, वो बहुत अजीब से रवैये इख्तियार कर नहीं, लेते हैं। और बाबों वालों का भी नहीं है बेटा। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जो मैं समझती हूँ, आप, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं हर चीज़ में राइट ही हूँ, जी। कि मज़हब जो है ना, वो मस्जिद में नमाज़ अदा करके आप बाहर निकलते हो ना, तब असल शुरू होता है, हुँ, हुँ। कि आप लोगों के साथ क्या डीलिंग कर रहे हो, बेशक। लोगों के साथ आप कैसे रह रहे हो। मस्जिद में, ज़ाहिर है, मस्जिद में कौन गलत काम करेगा, हुँ, बताएँ आप मुझे। मस्जिद में आप जाएँगे, अल्लाह के दरबार में सलाम करेंगे, सजदा करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो उस सजदे ने आपके ऊपर क्या असर डाला ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेशक, वरना तो अल्लाह मियाँ के पास फ़रिश्ते और ये सब थे ही ना, सजदे तो हो ही रहे थे। बेशक, बेशक। तो इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इल्म भी है ना, वो फलाँ ने ये वा इस तरह से पहने हुए कपड़े, फलाँ ने ये, उसका अपना हेडेक है। हालाँकि ये भी हमारा अल्लाह का हुक्म है कि हमें दूसरों को बताना चाहिए अगर उसको नहीं पता है। आप बता दो उसको, लेकिन पीछे से उसकी बातें ना करो, फलाने को तो देखो वो ऐसे घूम रही है, वो फलाने को देखो वो ऐसे घूम रहा है। ये बिल्कुल। चीज़ों में मत पड़ो, ये देखो कि फलाने को क्या तकलीफ़ है। हमारे 5 वक़्त की नमाज़ का मकसद ही ये है ना कि आप एक-दूसरे से मिलो, एक-दूसरे के मसाइल को जानो, और जिस हद तक हो सके एक-दूसरे की मदद करो। बेशक। दिस इज़ व्हाट द कांसेप्ट ऑफ दिस जॉइंट नमाज़ इज़। हुँ, तो हुँ, हुँ। बस ये चीज़ें हैं, अल्लाह ताला सबको, और हमें भी अल्लाह ताला सबसे बड़ा तो रियाकारी से बचाए कि हम जो बातें करते हैं उसमें ये ना समझें कि हम कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ है। अल्लाह ताला बिल्कुल, हमको डाउन टू अर्थ रखे, बिल्कुल, आमीन। और अल्लाह ताला हमसे काम लेता रहे, और जो अल्लाह ताला के अरकान हैं हम उस पे अमल करते रहें। हाँ। और अगेन, अगर किसी को भी मेरी किसी बात से कोई फ़ायदा होता हो,
आई एम हियर फॉर एनीबॉडी, बेशक ये रिगार्डलेस ऑफ वो। बेशक आपके आपके ज़िंदगी के तजर्बे की वजह से तो आप बहुत सारे लोगों के लिए भी वसीला बन रही हैं, नहीं इसमें भी अल्लाह की हिकमत ही थी। वरना अगर ये इस टाइम से आप ना गुजरती तो हो सकता है कि आप आज लोगों के लिए काम ना कर रही होती, अल्लाह ने आपसे काम लेना था तो उन कुछ लोगों आप के लिए वक्त। भी काम ना कर रही होती और हाउसवाइफ होती, बच्चियों की शादियाँ कर रही होती और बैठी हुई होती घर में, और क्या करती मैं। बिल्कुल ऐसी है। और मैं तो यही कहूँगी कि जैसे कि आपने अभी कहा, और मैं यही कहूँगी कि मेरे अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से, ठीक है, जब मैं भी शादी हुई और नई-नई जॉइंट में थी, तो हर जवान बच्ची को होता है कि भई, हाय यार! ये इतने ससुराल वाले, हाय वो, ये चीज़ें होती हैं, ये फितरी जज़्बे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी का निचोड़, इंशाअल्लाह इस साल अगस्त में मैं 60 साल की हो जाऊँगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो मेरी ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि जितने ज़्यादा लोग आपके आस-पास होते हैं ना, दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडी, सबके बिल्कुल, लिए फ़ायदा है सबके इसका। लिए फ़ायदा। अब कोई हम यहाँ हैं ना, भई मेरी एक बच्ची की मैंने शादी कर दी है, दूसरी की भी हो जाएगी। इंशाल्लाह। अब पता चलता है कि यार वो रिश्ते कितने कीमती थे, कि साथ होते थे लोग, मज़े होते थे, और जहाँ प्यार होगा वहाँ झगड़ा तो होगा ही होगा, बिल्कुल, इसमें कोई बिल्कुल। नई बात नहीं है। वो ये नेचुरल तो उसको इंसान आप है ही ऐसा, झगड़ा तो वो हो ही जाता है ना। हाँ, और मैं अभी तो मैं ये भी देख रही हूँ कि मेरा एक ग्रुप है विमेन लेडीज़ लाउंज का, वहाँ 17,000 लेडीज़ हैं। माशाल्लाह। उसमें कभी-कभी पोल डालती है उसकी जो ऑर्गेनाइज़र है, कि कमेंट करें कि जॉइंट में कितने साल से हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और वो मस्तियाँ भी करती हैं कि बड्डे-बड्डे बल्ब से रोशनी डालें। तो बड्डे-बड्डे बल्ब से रोशनी डालने में मेजॉरिटी ऑफ द लेडीज़ आर सेइंग कि अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल, 17 साल, 10 साल, 8 साल, एंड आई एम एन्जॉयिंग, बिल्कुल। आई एम रिलैक्स। हुँ, हुँ, हुँ। और ज़ाहिर-सी बात है, उसमें ज़िम्मेदारी भी आधी हो जाती है। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी अम्मा के घर 15 दिन चले जाएँ, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई अकेले ऐसे हैं तो आप अपने मियाँ की भी करोगे। हाँ जी, बहुत तो सारे इसके पॉज़िटिव हाँ, भी है ना। बिल्कुल। वो वरना इकट्ठे होंगे तो ख़्याल करने वाले भी ज़्यादा होते हैं ना, अकेला इंसान अपना हाँ, ख़्याल थोड़ी ना कर सकता है। हाँ, और हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान है। आप ये बेशक, कहें कि एक चीज़ का खाली नुकसान ही नुकसान है और दूसरी का फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो ऐसा तो अल्लाह ने दुनिया को बनाया ही बिल्कुल। नहीं है। बनाया ही नहीं ऐसी, हर चीज़ में अप्स एंड डाउन्स तो है ही। क्योंकि और एतदाल से रहो, मिनिमम से रहो। ज़ाहिर-सी बात है, देखें ना, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती भी नवाफ़िल के मामले में हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछ के करते थे। एकदम बिल्कुल वो नहीं करते थे कि बस मुझे तो नवाफ़िल ही पढ़ने, बाकी मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वो ये साबित करके गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कि ज़िंदगी में रिश्तों की, फ़ैमिली की, दुनिया की भी अहमियत है। बिल्कुल। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह अल्लाह ज़िंदगी नहीं है। नहीं वैसे ये जो हम लोगों के अल्लाह से का भी बात क हक है, जी, लोगों से बात बंदों करते हैं, का लोगों भी। के काम आते हैं, वो भी अल्लाह की इबादत ही है कि अगर अल्लाह के कहे हुए काम पे कर रहे हैं, आप वक़्त दे लेकिन रही इसका हैं। मतलब ये नहीं है कि आप नमाज़ें भी छोड़, नमाज़ पढ़ना नहीं, वो ज़रूरी तो है, हज फ़र्ज़ है ना, आपके ऊपर फ़र्ज़। फ़र्ज़ है, रोज़ा बिल्कुल, है, जो बिल्कुल। 5 अरकान है वो आप पूरे करें। नवाफ़िल भी पढ़ें अगर जी, आपके पास टाइम है, जैसे आप फ़ारिग हो गए ज़िंदगी से, पढ़ें नवाफ़िल। अब जी। आप नवाफ़िल पढ़ रहे हैं और कोई आपका खाने पे इंतज़ार कर रहा है। दिस इज़ नॉट फेयर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारा मज़हब नहीं कहता, ये मेरा अल्लाह नहीं कहता। आपकी जान चली जा रही है लेकिन आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, नहीं, अल्लाह ताला कहता है कि जितना हो सकता है उतना करो, लेकिन ऐसा करो कि वाक़ई उसमें आप इन्वॉल्व हो, खुशू हो, बिल्कुल। खुज़ू हो। और ये सबसे बड़ा मसला आजकल, दूसरी एक मेरी, मैं हेल्थ वो स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो वहाँ भी मुझे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, तो एक मसला ये भी है कि खुशू व खुज़ू नहीं आ रहा। खुशू व हुँ, खुज़ू नहीं आ रहा है, कोई मसला नहीं है। आप किए जाओ, एक दिन आ जाएगा। आ जाएगी। उसमें घबरा के छोड़ देने वाली बात नहीं है, खुशू व खुज़ू नहीं होता है। हम भी पढ़ते हैं, शैतान होता है साथ, हज़ार ख़यालात नमाज़ में आ ही जाते हैं, बिल्कुल, इंसान है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस वही है कि आप अपनी साइड से जितना अच्छा कर सकते हो करो, बाकी उस मालिक की ज़ात है कि बेशक किसको कहाँ नवाज़। अल्लाह तो हमें कहते ही है कि तुम आपका तो बस कोशिश तक का ही सफ़र है। उससे आगे सक्सेस जी। मिलना, फेलियर होना वो तो अल्लाह के हक़ में नहीं। या तो हम लोगों को बहुत आसानी से कह देते हैं तुम इस चीज़ में फ़ेल हो रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो। लेकिन जब अल्लाह ही नहीं उसको सक्सेस दे रहा तो वो कैसे कोई इंसान कर सकता है? तो लोग ये सही जजमेंटल बात है, बिल्कुल। बहुत गलत जज करते हैं लोगों को। अल्लाह सबको हाँ, हिदायत और दे। दूसरा ये है ना कि आप अपनी एफ़र्ट्स डाल दो, कोई भी काम होता है बस आप अपना एफ़र्ट डालो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना करो, उससे ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर सफल होता है, नुकसान होता है, नफ़ा होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, इसको आप अल्लाह की मर्ज़ी समझ के, वही वाली बात कि अपने घोड़े की नाल को बाँध दो, बाकी फ़ैसला उस मालिक पे छोड़ दो, बेशक, तो आप बेशक, रिलैक्स रहोगे। बेशक। अभी कुछ लोगों को मैंने देखा है, घर के ताले रात को सोने से पहले 10-10 दफ़ा चेक करते हैं। भाई, एक दफ़ा चेक करो, ताला लग गया, बाकी छोड़ो उस मालिक पे। आजकल बेशक। तो चोर आते हैं तो वो 10 ताले क्या, जूं करके सीधे अंदर घुसाते हैं। गेट ही तोड़ लेते हैं वो तो। हाँ। तो खदीजा आंटी आंटी कह सकता हूँ मैं। आपका जी, जी, बहुत जी, बेटा कह सकते हो, हाँ, बिलाशुबा कह सकते हाँ हो, आई जी। डोंट तो माइंड। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी कोई सेशन आगे लोगों के लिए रखेंगे। अगर लोगों ने ये भी देखा और लोगों को और कोई सवालात हुए तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में ज़रूर पूछेंगे। हाँ जी, इंटरैक्टिव सेक्शंस जो है ना, वो ज़्यादा अच्छे इसलिए भी होते हैं कि लोगों को देर-ए-देन जवाब मिलता है, और इसके अलावा मैं भी आपको मेरा जो
चैरिटी का नंबर है वो भी भेज देती हूँ जी, कि जी, अगर ज़रूर। किसी को ज़रूरत हो, कोई काम हो। बिल्कुल। तो बात ये है कि मेरी ज़ात से जो काम है ना वो तो मैं हर हाल में करूँगी, देर-सवेर हो जाती है जॉब की वज़ह से, लेकिन फाइनेंशियली नो प्रॉमिसेस एट ऑल। कभी-कभी